कैसी हैं आप लोग। तो कल आपकी हिंदी की क्लास नहीं चल पाई थी कुछ कारण की वजह से, और बाकी की क्लास आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, और अब हम हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम को ज़ाया करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी क्या राय है। कह रहा है ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो देखो, पहले मैं कुछ समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि समीर जाता है, ये हिंदी की लिपि हो गई, देवनागरी। ठीक है, अब मैंने अंग्रेज़ी में रोमन में लिखा कि समीर जाता है। ठीक, देखो ये देवनागरी में लिख दिया था मैंने, ये रोमन में लिख दिया, यानी कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। अब समीर जाता है, इसी को मैं उर्दू में भी लिख सकता हूँ, समीर जाता है इसको मैं फ़ारसी में भी लिख सकता हूँ। यानी कि कंक्लूज़न ये निकला कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुत हद तक संभव है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। कह रहा है भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का। भाषा को अर्जित करना है हमें, ठीक है, और अर्जित जो होता है जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक है, देखो भाषा का, कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का और भाषा पुस्तक का, ये तीनों को तीनों क्या हैं, हमारे औपचारिक हैं, है ना। इसके लिए नियम कानून की व्यवस्था होती है, जबकि समाज क्या है, हमारा अनौपचारिक है, अनौपचारिक है। और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जीवन पर्यंत सीखता है ना। तो इसलिए उत्तर जो होगा आपका समाज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये जो कोटेशन है बार एग्जाम में आता है सीटेट के, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको चमत्कार से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, भले ही लैंग्वेज बदली भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। कह रहे बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों का व्याकरण का सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चों का व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता सीमित नहीं होती, व्यापक होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो उनका कोटेशन ही है, बिल्कुल एक लाइन मैंने वही लिख दी है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा, चॉम्स्की साहब ने कहा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका कौन सा है। कह रहे बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना या बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। देखो, बच्चों से लिखित परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा से भाषा का आकलन कैसे हो सकता है ना। बच्चों से किताब पढ़वाने से क्या होगा, बच्चों से परियोजना कार्य करवाने से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कह रहा है छोटे बच्चों में, प्राथमिक स्तर के बच्चों को हिंदी में जो विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। कह रहा है विज्ञान की भाषा को समझने के लिए पढ़ाया जाता है, विज्ञान विषय को गहराई से जानने के लिए, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। देखो, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा को प्रयोग को समझना कहीं हद तक ठीक है। ठीक, आगे भी देखते हैं। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, ये भी ठीक लग रहा है। विज्ञान के विषय को गहराई से जानना, भाई गहराई से अभी थोड़ा ना जानेगा बच्चा, प्राथमिक क्लास का बच्चा है, उसे क्या पता। और जिज्ञासा अभी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना।
और कह रहा है विज्ञान की भाषा को समझना। बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में बच्चों को विज्ञान के संबंधी पाठकों को पढ़ाया जाता है हिंदी में, उसका मतलब यही होता है कि जो विज्ञान की भाषा को समझा जा सके, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चों को कहना था कि सर आप सर व्याकरण के क्वेश्चन भी ले लीजिए, तो मैंने सोचा व्याकरण के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। कह रहा है कि अनार है, सोमवार है, लड़का है, स्त्रीत्व है। देखो अनार क्या है, हमारा फल है, ठीक है। तो फलों के नाम आप नोट करते हुए चलना। फलों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। सोमवार यानी कि दिनों के नाम, तो दिनों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। लड़का यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। स्त्रीत्व ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो उत्तर आपको मिल गया होगा सोमवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेला शब्द है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका कि मेला शब्द है। कह रहा है कि समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है, ठीक है। तो मेला शब्द क्या है ये बताना है आपको। देखो समूहवाचक किसे कहते हैं, कह रहे वे समूहवाचक किसे कहते हैं, वे संज्ञा, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बोल दे रहा हूँ बाकी। वे संज्ञा जो समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक स्थान विशेष जहाँ पे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है वही समूहवाचक संज्ञा होगा, है ना। तो ये क्या है, मेला। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष को हम क्या कहते हैं, बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसी संज्ञा जो नापतोल की वस्तुओं का बोध कराती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा तो आपको पता ही होगी, है ना। भाववाचक संज्ञा जो होती हैं किस किस से मिलकर बनती हैं, भाववाचक संज्ञा जो होती हैं आपकी जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि से मिलकर ये बनती हैं, ठीक है। तो उत्तर अभी हमारा क्या हो जाएगा, मेला शब्द क्या है, एक स्थान विशेष जहाँ पर भीड़ लगती है ना, समूह का बोध करा रहा है मेला, यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप घर जा सकते हैं, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है पुरुषवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, इनमें से कोई नहीं है। देखो आप शब्द जो है दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देखो आप जो होता है निजवाचक सर्वनाम भी होता है, और आप जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, ठीक है। तो जब आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, स्वयं के लिए, तब वहाँ आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जब आप सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए, जब आप सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए तब वहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा आप कहाँ जा रहे हो, तो ये सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, मध्यम पुरुष होगा। मैंने पूछा कि मीरा आप ही चली गई, तो मेरा स्वयं ही चली गई, तो यहाँ पे स्वयं आया है यानी कि खुद के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कह रहा है आप घर जा सकते हैं, ये सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बेटा इसमें नीचे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसने दरवाज़ा खोला में सर्वनाम है।
तो कह रहा है जो अंडरलाइन डिजिट किया, अंडरलाइन शब्द है उसमें कह रहा है कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या नीचे एक ऑप्शन डी वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और कह रहा है किसने दरवाज़ा खोला, यानी कि क्या कर रहा है, किसने दरवाज़ा खोला ये बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि किसने दरवाज़ा खोला, तो किस क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये है ऑप्शन आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यह मोहन की गाय है में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है यह है जो शब्द इसमें कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब ये जो है इसके बारे में भी समझ लो। ये शब्द हमारा सर्वनाम भी है ना, और ये हमारा पुरुषवाचक भी है। अब कैसे पता करेंगे ये पुरुषवाचक होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना, निश्चयवाचक। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। अब ये कैसे पता करेंगे कि सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, जब ये और वह के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा आए। जब ये और वह के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा आए, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जब ये और वह के वे नाम के बदले आए, किसके बदले आए, नाम के बदले आए, तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जब नाम के बदले आएगा तो ये वे के आगे संज्ञा नहीं होगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उसी संज्ञा के बदले आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ये गांव है, ये गांव है। अब पता करना है कि ये क्या है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है। मैंने जैसे ये देखा ये के आगे क्या है, एलवानाबा संज्ञा है, तो यानी कि ये के बाद तुरंत संज्ञा आ गया, तो यानी कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, अगर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया इसका, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये के तुरंत बाद संज्ञा है नहीं है ना, तो ये किसी के बदले आया, यानी कि राम कहाँ जा रहा है, रमेश कहाँ जा रहा है, किसी संज्ञा के बदले आया, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो आप लोगों को ये का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये कब पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, कब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया है, और मैंने बताया था कि ये और वे के बाद संज्ञा शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जब ये वे संज्ञा के बदले आएंगे तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज की कॉन्सेप्ट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।